डार्विन गलत थे और आज डार्विन का सिद्धांत पुराना और अप्रासंगिक हो चुका है। जब चार्ल्स डार्विन ने अपने विचार रखे थे, उस समय हमारे पास वैसा ज्ञान नहीं था जैसा आज है। जीवाश्म फॉसिल्स बहुत कम थे। जीव विज्ञान बायोलॉजी अभी शुरुआती स्तर पर था। सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप्स कमजोर थे। डीएनए का तो पता ही नहीं था। और फिर भी इतनी सीमित जानकारी के साथ डार्विन ने एक बड़ी कहानी गढ़ी कि जीवन छोटे छोटे बदलावों पर, प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन की प्रक्रिया से विकसित हुआ। दुनिया ने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया क्योंकि यह एक प्राकृतिक व्याख्या थी जिसने ईश्वर को हटा दिया। डार्विन ने हमें कोई वैज्ञानिक नियम नहीं दिया जैसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण या आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत। उन्होंने हमें एक कहानी दी जहां प्राकृतिक चयन ही नया भगवान बन गया। और आज भी किताबें इस सिद्धांत को सत्य की तरह पढ़ाती है। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय सभी जगह वही पढ़ाया जाता है जिसे हम नवडार्विनवाद न्योडार्विनिज्म कहते हैं। अनियमित, रैंडम, उत्परिवर्तन प्लस प्राकृतिक चयन। अब न्यायपूर्वक कहें तो यह तरीका कुछ चीजें समझाता है। यह सूक्ष्म विकास माइक्रो एवोल्यूशन समझाता है, किसी प्रजाति के भीतर छोटे छोटे बदलाव, जैसे चिड़ियों की चोंचें खाने के प्रकार के अनुसार बदलना, प्रदूषण से कीड़ों का रंग बदल जाना, बैक्टीरिया का एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना। ये सब वास्तविक और देखने योग्य बदलाव है। लेकिन समस्या यह है कि ये बदलाव मौजूदा ढांचे एग्जिस्टिंग फॉर्म्स के भीतर ही सीमित रहते हैं। ये यह नहीं बताते कि नई आकृति न्यू फॉर्म कैसे बनी, पंख पहली बार कैसे आए, आंख कैसे बनी, बिल्कुल नया शरीर ढांचा बॉडी प्लान अचानक कहां से आया। यहीं पर डार्विन के सिद्धांत की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आती है, जीवाश्म अभिलेख फॉसिल रिकॉर्ड। डार्विन मानते थे कि विकास धीमा और क्रमिक ग्रेजुअल होगा। लाखों सालों में अनगिनत छोटे बदलाव जुड़ते जाएंगे। तो अगर डार्विन सही होते तो जीवाश्म अभिलेख में ढेर सारे बीच के जीव ट्रांजिशनल फॉर्म्स मिलते। आधा मछली आधा रेंगने वाला जीव, आधा रेंगने वाला आधा स्तनपाई, आधा बंदर आधा इंसान। लेकिन जब हम देखते हैं तो मिलता क्या है? न तो धीमे धीमे बदलाव बल्कि अचानक विस्फोट एक्सप्लोजन्स से जीवन का प्रकट होना। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है कैम्ब्रियन विस्फोट कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन, लगभग 540 मिलियन साल पहले। भूगर्भीय दृष्टि से बहुत ही कम समय में लगभग सभी बड़े जानवर समूह अचानक जीवाश्मों में दिखाई देने लगते हैं। नए नए शरीर के ढांचे जटिल और पूरी तरह बने हुए अचानक प्रकट हो जाते हैं बिना किसी स्पष्ट पूर्वज के। डार्विन ने खुद इसे अपनी दुविधा डिलेमा कहा था। और आज जीवाश्म विज्ञान में अपार प्रगति के बावजूद यह दुविधा और गहरी होती जा रही है। जितने ज्यादा जीवाश्म मिलते हैं उतना ही यह स्पष्ट होता है कि जीवन अचानक प्रकट हुआ। मिसिंग लिंक आज भी गायब है। तो आधिकारिक विज्ञान क्या करता है? वह बार बार माइक्रो उदाहरण दिखाता है। चिड़ियों की चोंच, कीड़ों का रंग, बैक्टीरिया का बदलाव। ये समायोजन एडजस्टमेंट्स है, उत्पत्ति ओरिजिन्स नहीं। इन्हें डार्विनवाद की ताकत के सबूत की तरह पेश किया जाता है, जबकि सच में ये सिर्फ छोटे स्तर के बदलाव ही सिद्ध करते हैं। इसे ऐसे समझें, चिड़ियों की चोंचों की तुलना इंसानों के होंठों से करें। पतले होंठ, मोटे होंठ, चौड़े होंठ। हाँ, यह विविधता है। लेकिन क्या कोई कहेगा कि इससे पूरा इंसान अस्तित्व में आ गया? बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि कई प्रसिद्ध विकासवादी वैज्ञानिक जेम्स शैपिरो, लिन मार्गुलिस आदि मान चुके हैं कि अनियमित उत्परिवर्तन और प्राकृतिक चयन में इतनी रचनात्मक शक्ति नहीं कि वे जटिल संरचनाएं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बना सकें। डीएनए खुद एक और भी बड़ी पहेली है। यह सिर्फ एक अणु मोलिक्यूल नहीं है। यह एक कोर है, एक भाषा, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो जीवन की मशीनरी चलाता है। और कोड अपने आप दुर्घटनावश नहीं लिखे जाते। जानकारी, इंफॉर्मेशन, अराजकता
केओस से अपने आप उत्पन्न नहीं होती। तो सवाल बना रहता है, अगर डार्विन गलत थे तो सही व्याख्या क्या है? यहीं आता है मेरा सिद्धांत, कुरेक्शन थ्योरी, सुधार सिद्धांत। कुरेक्शन थ्योरी एक सरल सत्य से शुरू होती है। जीवन यादृच्छिक, रैंडम नहीं है। यह एक सुपर इंटेलिजेंट क्रिएटर द्वारा योजनाबद्ध, डिजाइन्ड और लगातार सुधारा गया, कुरेक्टेड है। अब जब मैं क्रिएटर कहता हूं तो मेरा मतलब किसी धार्मिक भगवान से नहीं है जो पूजा चाहता है, इंसानों को दंड या इनाम देता है। नहीं, मेरा मतलब है एक उच्च बुद्धिमत्ता, हायर इंटेलिजेंस, जो सनातन नियमों, एटर्नल यूनिवर्सल लॉज के अनुसार कार्य करती है। यह सृष्टा उन नियमों से ऊपर नहीं है, बल्कि उन्हीं के भीतर काम करता है। वह प्रयोग करता है, डिजाइन करता है और सुधार करता है। सृष्टि एक बार की घटना नहीं है, यह एक निरंतर प्रक्रिया है। जीवन एक प्रोजेक्ट है, समय पर परखा, सुधारा और ठीक किया गया। धरती के इतिहास को देखिए, करोड़ों साल तक डायनासोर राज करते रहे, बड़े, शक्तिशाली, लेकिन सीमित। फिर अचानक उनका अंत हो गया। क्या वह सिर्फ उल्कापिंड था, या फिर यह एक सुधार, कुरेक्शन था? उनका हटना स्तनधारियों, मैमल्स और अंततः इंसानों के लिए रास्ता खोल गया। डार्विन ने कहा था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी सबसे योग्य का बचना। लेकिन सच्चाई इससे गहरी है। न तो सबसे ताकतवर हमेशा बचते हैं, नहीं सबसे अनुकूलनशील, एडेप्टेबल, बल्कि वही बचते हैं जिन्हें क्रिएटर रहने देता है। कुरेक्शन थ्योरी इसे कहती है, रिमूवल ऑफ द अनवांटेड, अवांछित का हटाया जाना। जब भी कोई जीवन रूप, लाइफ फॉर्म, क्रिएटर के उद्देश्य से मेल नहीं खाता, उसे हटा दिया जाता है। यह यादृच्छिक दुर्घटना नहीं है, यह डिजाइन है। विलुप्ति, एक्सटिंक्शन, एक दुर्घटना नहीं है, यह सुधार प्रक्रिया का हिस्सा है। यह सुधार छोटे स्तर पर भी काम करता है। उदाहरण के लिए, सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दवाओं से बचने के लिए सचेत रूप से बदलते हैं। यह अंधा भाग्य, ब्लाइंड लक नहीं है, यह भीतर से बनी हुई बुद्धिमत्ता है। हर जीव में पहले से ही यह क्षमता होती है कि वह या तो जीवित रहेगा या मिट जाएगा। और इंसान, हम सोचते हैं हम विकास की चोटी, पिनैकल है। हम खुद को अजेय समझते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हम बेहद नाजुक हैं। हम बिजली, तकनीक, शहर, मशीनों पर निर्भर हैं। हम अपने पूर्वजों की तुलना में प्राकृतिक दुनिया के प्रति कम अनुकूल हैं। अगर हम क्रिएटर के डिजाइन के साथ तालमेल नहीं बिठा पाए, तो हमें भी सुधार प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। कुरेक्शन थ्योरी वह सब समझाती है जो डार्विनवाद कभी नहीं कर पाया। नए रूप जीवाश्मों में अचानक क्यों दिखते हैं? क्योंकि उन्हें बुद्धिमानी से प्रवेश कराया गया, न कि धीमी दुर्घटनाओं से। पूरी प्रजातियां क्यों मिट जाती है? क्योंकि उन्हें जानबूझकर हटाया गया। वह डीएनए सॉफ्टवेयर जैसा क्यों दिखता है? क्योंकि वह लिखा गया है, अपने आप नहीं बना। डार्विन ने हमें अंधा संयोग दिया, नवडार्विनवाद ने छोटे छोटे बदलाव दिखाए, लेकिन कुरेक्शन थ्योरी हमें बुद्धिमान दिशा, इंटेलिजेंट डायरेक्शन देती है। जीवन एक बेकार दुर्घटना नहीं है, यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर निगरानी रखी जाती है। ब्रह्मांड अराजकता नहीं है, यह सुधार है। और सुपर इंटेलिजेंट क्रिएटर इसे आज भी दिशा दे रहा है, शांतिपूर्वक, शक्तिशाली ढंग से, सनातन नियमों के माध्यम से।